Hello everyone, this is Prashant, and today we are going to discuss about 16th chapter, which has the name as Management of Natural Resources. जी हाँ, नेचुरल रिसोर्सेस का मैनेजमेंट करना या जो है उसका मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है हिंदी में अर्थ होता है इसका प्रबंधन। तो हम कैसे नेचुरल रिसोर्सेस का प्रबंधन करते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हम कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि आखिर जो हम ये प्रबंधन करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का या नेचुरल रिसोर्सेस का, उस प्रबंधन में नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में, ये होते क्या हैं पहली बात तो, और ये होते क्या हैं, ये कितने तरीके के हो सकते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, है ना। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि इसी चैप्टर के साथ हमारा ये जो सेशन है साइंस का, ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन डिस्कशन राउंड इसके चलते रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो हफ्ते जो है सैटरडे को एज इट इज़ इसकी जो है डिस्कशन क्लास लगती रहेगी और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऐप से पहले ही दे दी जाएगी। और छोटी सी बात ये कि अब हम लोगों का ये जो साइंस वाली चीज़ें हैं ये पूरी होने को आई हैं लगभग एनसीईआरटी के पैटर्न से। तो फिलहाल देखते हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं नेचुरल रिसोर्सेज से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की और फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, है ना, कि वो क्या हैं, कैसी है और इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। इसमें पहली चीज़ दी गई है आपको नेचुरल रिसोर्सेस। अब नेचुरल रिसोर्सेस में क्या आता है तो इसको समझते हैं सबसे पहले, या इसको यूं कह लीजिए कि इसकी डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो रिसोर्सेस प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर, मतलब नेचर के थ्रू प्रोवाइड किए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे रिसोर्स ही क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्स या नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आपके लिए दिया गया है यहाँ पर सॉइल, एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि भाई मिट्टी है, हवा है, पानी है, धरती है, ये सारी चीज़ें हमें किसने दी है, नेचर ने दी है। तो अगर नेचर से मिला है तो जाहिर सी बात है कि हम इसको नेचुरल रिसोर्सेज ही कहेंगे। भाई हम लोगों ने तो इसे नहीं बनाया, अगर हम लोगों ने इसको बनाया होता तो ये हमारा क्या कहलाता, ये हमारा कहलाता क्या, मैन मेड रिसोर्सेस। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, मैन मेड रिसोर्सेस है नहीं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस। अब इसके आगे थोड़ी सी बात करते हैं और इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड बाय मैन फॉर हिज सर्वाइवल। वाइल्ड लाइफ, कोल, मैन एंड ये जो पेट्रोलियम वगैरह है ये सब ह्यूमन के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा, मैन के द्वारा जो है अपने जीवन यापन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब छोटी सी बात यहाँ आगे कुछ एक और दी है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नीडेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इसकी ज़रूरत किस लिए है, तो उसका आंसर आपको यहाँ दिया गया है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब अच्छा, फॉर एग्जांपल इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर हम ये समझें ओवरऑल तो आप इतना समझिएगा कि इसकी ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी है क्योंकि हमारे आसपास हमको लिमिटेड अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा व्हीकल्स ईंधन से चलते हैं, फ्यूल से चलते हैं, पेट्रोल से या डीजल से चलते हैं, है ना। अब पेट्रोल या डीजल से चलने वाले जो हमारे व्हीकल्स हैं, अगर हमारे पास पेट्रोल या डीजल नहीं होगा तो क्या वो चलेंगे, तो आपका आंसर है नहीं। यानी कि इसी से हम साफ साफ कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि हम अगर पेट्रोल और डीजल को अंधाधुंध खर्च करते रहेंगे तो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे एक टाइम के बाद, यानी कि भाई ख़त्म हो जाएगा। भाई हमें फिक्स अमाउंट में मिला हुआ है, अगर हमारे पास वो अमाउंट ही ख़त्म हो जाएगा तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों को मैनेजमेंट करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, या क्या बोलते हैं, प्रबंधन करना चाहिए, एक निश्चित मात्रा में यूज़ करना चाहिए। क्यों इन सारी चीज़ों को निश्चित मात्रा में क्यों यूज़ करना चाहिए? उसका रीज़न ये है कि हम अगर इसको निश्चित मात्रा में लिमिटेड अमाउंट में यूज़ नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा कि जब ये हमारे लिए ही नहीं अवेलेबल रहेगा, और जब हमारे लिए ही अवेलेबल नहीं रहेगा तो हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए ये तो इमेजिनेशन की भी बात नहीं होगी, है ना। सो इसीलिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करें, और ये यहाँ पर आपको इसीलिए बताया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आइए ज़रा सा आगे बढ़ते हैं, और इसी में आगे जब बढ़ते हैं तो हमको कुछ चीज़ें मिलती हैं। क्या चीज़ें हैं आइए ज़रा देखते हैं। देयर आर नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज एंड एक्ट्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लॉज बने हैं, और आपको बता दें कि 1972 में इस चीज़ के लिए 5 जून को अर्थ डे भी मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है, और इसकी भी शुरुआत वगैरह यूनेप के थ्रू ही हुई थी। 1972 में इसको डिसाइड किया गया था वर्ल्ड लेवल पर। खैर ये सारी बातें छोटी छोटी, इनको ज़रा ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। और अब यहाँ पर हम एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट की बात करते हैं जो हमारे इंडिया में हुई है। 1985 में जीएपी लॉन्च हुआ राजीव गांधी की गवर्नमेंट में। राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने देखा कि भारत की सबसे पवित्र जो रिवर थी, जिसको होली रिवर कहा जाता था, गंगा के नाम से उसको हम आज भी जानते हैं, तो उसको साफ करने के लिए जीएपी लागू किया गया, मतलब गंगा एक्शन प्लान लागू किया गया। ये क्या था? ये एक मल्टी कोर प्रोजेक्ट था। क्या था? मल्टी कोर प्रोजेक्ट, यानी कि गंगा से सभी तरीके की जो अशुद्धियाँ या जो कचरे हैं, ये इन सबको साफ कर दिया जाए, बिल्कुल क्लीन आउट गंगा कर दी जाए, और उसको गंगा के जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर दिया जाए, साफ करके बिल्कुल बढ़ा दिया जाए। तो ये जो है हमारे बीच में जीएपी एक मल्टी कोर प्रोजेक्ट के तौर पर 1985 में आया था, लेकिन इसका जो बिल्कुल काम शुरू हुआ था वो 1986 से शुरू हुआ था, है ना। और किसकी गवर्नमेंट में आया था? ये आया था हमारे राजीव गांधी की गवर्नमेंट में, ठीक है। राहुल गांधी के पिताजी की गवर्नमेंट में ये आया हुआ था। आगे बात करते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंट हमको दिया है। अकॉर्डिंगली अ सर्वे वॉज कंडक्टेड एंड अ डेटा वॉज कलेक्टेड ऑफ टोटल कॉलीफॉर्म बिटवीन 1993 to 1994 विच वॉज एज बिलो। मतलब नीचे कुछ डेटा दिया गया है आपको यहाँ नीचे साइड में, लेकिन अब उससे पहले हम समझते हैं, यहाँ एक नया वर्ड है आपको दिख रहा होगा, कॉलीफॉर्म। ये कॉलीफॉर्म क्या होता है? तो कॉलीफॉर्म एक ऐसा बैक्टीरिया, एक ऐसे बैक्टीरिया का ग्रुप है, समूह है, जिसमें जो हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, आंतों में पाया जाता है। इंटेस्टाइन को आंत कहते हैं, शायद मुझे एग्जैक्टली हिंदी याद नहीं आ रही इसकी, है ना। सो इंटेस्टाइन्स में ही पाया जाता है, आंत ही कहते हैं, ठीक है। और अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, यहाँ पर लिखा भी है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, है ना। तो अब ये बात हमें साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कॉलीफॉर्म कहते हैं। और कॉलीफॉर्म जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पर गंगा में पाया जा रहा था, या गंगा की जो हेल्पिंग रिवर थी, या यूँ कह सकते हैं कि गंगा की सहायक नदियाँ जो थी, उनमें वो पाया जाता है। एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली और भी है कि ये जो सर्वे हुआ था, वो सर्वे कब हुआ था? तो 1993 से 1994 के बीच में ये सर्वे हुआ था, और उसके डेटा कुछ आपको यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर सामने आपको दिख रहे होंगे। 1993 और 94 में जो डेटा कलेक्ट हुआ कैलिफॉर्म का, ये MPN क्या है? MPN का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ठीक है, पर 100 ml। 100 ml में सबसे ज़्यादा कैलिफॉर्म कहाँ पाए जा रहे थे, कैसे पाए जा रहे थे? तो उसका एक डेटा नॉर्मल सा बना करके यहाँ पर आपको दिखाया गया है। NCERT में इसका जो है क्लियर प्रेजेंटेशन किया गया है। अब यहाँ पर जो ये डेटा हमको मिला ना, ये डेटा क्या है? सबसे पहला जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा है ऋषिकेश का। ऋषिकेश में जो है
क्या बोलते हैं, पाया गया वो था 600 से 650 एमपीएन पर 100 ml। उसके बाद डिज़ायर्ड लेवल होना चाहिए था कितना, तो ये डिज़ायर्ड लेवल होना चाहिए था हमारे पास 450, लेकिन था कितना, मिला कितना था, मिला था हमें 650 तक, है ना। 600 से 650 के बीच में मिला था ऋषिकेश में। गंगा उधर ही से आती है, हरिद्वार के आसपास से, है ना, और ऋषिकेश के आसपास से। अब यहाँ एक छोटी सी बात हम लोगों को और समझनी चाहिए, वो ये है कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिला था, तो सबसे ज़्यादा हमें यूपी के कन्नौज में मिला था। अब कन्नौज में मिला कितना था, तो 1400 एमपीएन पर 100 ml हमें जो है ये कॉलीफॉर्म मिला हुआ था, ठीक, नदियों में। अब एमपीएन का मतलब यहाँ फुल फॉर्म आपको दिया गया है, एमपीएन मतलब मोस्ट प्रोबेबल नंबर। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, वो पॉइंट है नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द मेमोरी अमृता देवी बिश्नोई हु लॉस्ट हर लाइफ इन द प्रोटेक्शन ऑफ खेजरी ट्रीज इन राजस्थान अलॉन्ग विद 363 अदर पीपल, यानी 363 और लोगों के साथ एडी बिश्नोई ने, यानी अमृता देवी बिश्नोई ने अपने जान को कुर्बान कर दिया था, ऐसा कह सकते हैं, खेजरी ट्रीज को बचाने के लिए राजस्थान में। और उसी के बाद से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के तौर पर उनकी याद में एक अवार्ड दिया जाने लगा, एक नेशनल अवार्ड दिया जाने लगा। अब इसके साथ ही हम बढ़ते हैं चिपको आंदोलन की तरफ, जो कि ऑल्सो उसी टाइप से कुछ रिलेटेड है। चिपको आंदोलन में लोग जो है पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे और उनकी रक्षा करते थे, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था पेड़ों की कटाई वगैरह के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा जो सबसे पहला है चिपको आंदोलन में, वो क्या है। द मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन गढ़वाल in early 1970s that was the result of grassroots level effort to end the alienation of people from their forest। मतलब लोगों द्वारा अपने जंगल को बचाने के लिए पूरी तरीके से सपोर्ट करने का एक जो अभियान था, वो अभियान था चिपको आंदोलन, ठीक है। कब हुआ था, तो 1970 के समय में हुआ था, 1970s के दशक से ये चला हुआ था। और उसके बाद इसमें एक छोटी सी लाइन और दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ साल फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल, लेकिन कब, तो 1972 सॉरी। अब 1972 में जो साल के जो हमारे पेड़ थे या साल के जो जंगल थे, उन साल के जंगलों को बचाने के लिए वेस्ट बंगाल में जो एक आंदोलन किया गया था, वो कौन सा था, तो वो था हमारा जो है, मतलब उसका नाम तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है और मुझे याद भी नहीं है, वो 1972 में स्टार्ट किया गया था सबसे पहले। लेकिन हाँ, ये है कि ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट उस पर आज भी एक्शन लेती है। आगे बात करते हैं 3 Rs टू सेव द एनवायरनमेंट। 3 R की ज़रूरत होती है हमें अपने वातावरण को बचाने के लिए। वो 3 R कौन कौन से हैं, वो 3 R, अच्छा करंटली 5 Rs के बारे में डिस्कस किया जा रहा है आजकल, तो उसको भी हम लोग समझ लेंगे डिस्कशन राउंड की वीडियो में। यहाँ पर फिलहाल 3 R के बारे में समझ लेते हैं। 3 R का जो फॉर्मूला है, उस 3 R के फॉर्मूले में आपको पहला R जो है, वो पहला R आपको यहाँ पर दिया गया है, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है यूज लेस, सेव द रिसोर्स बाय नॉट वेस्टिंग देम। मतलब कम उपयोग करके हम वस्तु को बचा लें, संसाधनों को बचा लें, सीमित प्रयोग करके या कम प्रयोग करके, है ना। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट है आर, उसको हम कहते हैं रिसाइकल। अब रिसाइकल का मतलब क्या होता है, टू सेग्रीगेट द वेस्ट दैट कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज टू मेक रिक्वायर्ड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया आपके पास, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था इससे पहले वाले चैप्टर के लिए कि आपके घर में एक प्लेट थी या स्टील का थाली था या कोई बर्तन था, वो ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद क्या करते हैं, आप उसको यूज़ नहीं करते, आप उसको कबाड़ी को दे देते हैं, वो जाता है और उसको कारखाने में दे देता है फिर से, और कारखाने वाले उसको क्या करते हैं, उसकी स्टील को पिघला देते हैं और पिघलाने के बाद में उसको फिर से एक नए पॉट में कुछ थोड़ी सी स्टील मिला करके एक नए पॉट में एक नया शेप, नई डिज़ाइन दे देते हैं,
ठीक है। तो यही एक रिसाइकल का प्रोसेस है। अब लास्ट में हमारा जो फाइनल 3R का जो लास्ट R है वो है रीयूज। रीयूज का मतलब है यूज द थिंग्स अगेन एंड अगेन। अब इसका मतलब क्या है कि हमने मान लिया फॉर एग्जांपल हम लोग ग्लास यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, ग्लास कप वगैरह यूज़ करते हैं, तो क्या हम उस ग्लास और उस कप को एक ही बार यूज़ करते हैं जिसमें हमने चाय वगैरह या कॉफ़ी या जो पानी वगैरह पिया होता है उसको एक ही बार यूज़ करते हैं? तो आंसर है नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम उसको बार बार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर हम संसाधनों को एक से अधिक बार यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे हमें चीज़ें बार बार खरीदनी नहीं पड़ेंगी, खरीदेंगे नहीं तो पैसा नहीं खर्च होगा, और पैसा नहीं खर्च होगा तो पहली बात तो हमारा पैसा बचेगा। दूसरी बात ये कि हम जब दूसरा खरीदेंगे तो मार्केट से हमारे पास दूसरा आएगा, ठीक, वो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो पहला वाला ही यूज़ कर रहे हैं, इजंट इट? तो मेरे हिसाब से रीयूज इज़ बेटर देन रिसाइकलिंग एज इट सेव्स एनर्जी। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अगर टूट ही गया है, हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको रिसाइकल कराने के लिए हम लोग अलग भेज देते हैं, फैक्ट्री कारखानों में भेज देते हैं और वो वहाँ से रिसाइकल होकर आ जाता है। अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और दिया गया है, उसको भी समझ लेते हैं लगे हाथ। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी सो दैट दीज मे लास्ट फॉर द जनरेशंस टू कम and are not exploited for short term gains. Also, see the damage they cause to the environment when they are used or mixed. Okay, so let's moving with the next point here, which is the forest and wildlife conservation. Forests are biodiversity hotspots. Biodiversity of an area is the number of species of different life forms like bacteria, fungi, flowering plants, insects, birds, etc. ठीक है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में इसमें बताया गया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हॉट स्पॉट वगैरह के बारे में भी बताया गया है कि इसमें बहुत ढेर सारी स्पेसीज पाई जाती हैं, जीवन की जो अलग अलग श्रृंखलाएं हैं वो इसमें पाई जाती हैं, है ना। अब हॉट स्पॉट होता क्या, इसके बारे में आपको नीचे दिया गया है यहाँ इस पॉइंट में। अब इस पॉइंट में क्या कह रहा है, इस पॉइंट में कह रहा है हॉट स्पॉट मीन्स एन एरिया फुल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर एक से अधिक प्रजातियों का पाया जाना, सजीवों का पाया जाना, एक से अधिक सजीवों का पाया जाना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाता है। तो याद रखिएगा कि हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं, और दुनिया की बात करें तो द ग्रेट बैरियर रीफ जो है सबसे फेमस हॉट स्पॉट माना जाता है। माना क्या है ही वो, क्योंकि वहाँ बहुत सारी जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है लॉस ऑफ डाइवर्सिटी में लीड टू अ लॉस ऑफ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, है ना। ये छोटी छोटी बातें जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, अपने जो है दिमाग में बसा कर रखनी है। अब स्टेक होल्डर्स के बारे में जानते हैं। व्हाट इज स्टेक होल्डर या व्हाट आर स्टेक होल्डर्स? सो अ पर्सन हैविंग इंटरेस्ट और कंसर्न फॉर समथिंग कॉल्ड एज स्टेक होल्डर। मतलब ये कि संसाधनों के निर्माण के लिए जिस व्यक्ति को कच्चे माल की ज़रूरत होती है, हम उसे क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर कहते हैं। स्टेक होल्डर्स के बारे में यहाँ पे जो लिखा हुआ आगे, देयर डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट, वो जंगलों पर निर्भर होता है। अब ये जंगल पर निर्भर क्यों होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया गया है, ये इस पहले पॉइंट में लिखा है लोकल पीपल। लोकल पीपल आते हैं स्टेक होल्डर्स में सबसे पहले, और वो लोकल पीपल क्या करते हैं, लोकल पीपल तो उसमें वो जो है डिपेंड होते हैं किस पर, फॉरेस्ट पर। लेकिन किस चीज़ के लिए, क्यों डिपेंड होते हैं, तो वो होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, लाइफ सर्वाइवल के लिए, यानी जीवन यापन के लिए, अपने गुजारे के लिए वो
जंगलों पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, एक डिपार्टमेंट ही होता है। हु ओन्स द लैंड एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज, मतलब जो एक निश्चित भूभाग को, जंगल के एक निश्चित भूभाग को अपने कंट्रोल में रखता है और उसके जो धीरे धीरे समाप्त हो रहे रिसोर्सेज हैं उनको संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद है ये क्या लिखा है? इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या होते हैं? हु यूज वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई मैचस्टिक का जो है बिजनेस करता है तो उसके लिए उसको पेड़ों की ज़रूरत होगी। कोई बीड़ी बनाने का काम कारखाना रखा है तो वो भी, उसे भी जो है जंगलों की ज़रूरत होगी, पेड़ों की ज़रूरत होगी, है ना। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होगी कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भी फॉरेस्ट पर कहीं ना कहीं डिपेंड होना पड़ता है। और लास्ट में आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट। वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट कौन होते हैं? हु वॉन्ट्स टू कंजर्व द नेचर, यानी कि प्रकृति प्रेमी, या यूं कहें कि जंगल या जंगल के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने वाले लोग, है ना। अब इसके आगे यहाँ पर जो है एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट में कहा गया सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाइजली टू मेक इट अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब ये है कि जंगलों का या जंगल से प्राप्त होने वाले जो संसाधन हैं उन संसाधनों का हमारे बड़े स्तर पर जो है अवेलेबिलिटी को श्योर कराना या उनकी अवेलेबिलिटी को संरक्षित करना, उनकी उपलब्धता को संरक्षित करना। किस चीज़ के लिए, किसके लिए हम संरक्षित करें, तो वो उनको संरक्षित करना, लेकिन किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बात की जाए तो आजकल के जो लोग हैं वो आजकल के लोग जो मतलब पुराने ज़माने के नहीं हैं या पुराने ज़माने के से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जो गांव बेसिकली गांव से बिलोंग नहीं करते हैं, वो बावली के बारे में नहीं जानते हैं। बावली क्या होती है, कैसी होती है, मोस्टली लोग ऐसे नहीं जानते, जो राजस्थान से नहीं हैं वो लोग नहीं जानते हैं। तो बावली वगैरह के बारे में उनको नहीं पता। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनके आते आते बावली का काम ही ख़त्म हो गया। अब बावली बहुत कम नॉमिनल अमाउंट में बची है, ठीक। तो अब जैसे बावली ख़त्म हो गई उसी तरीके से कहीं जंगल भी ना ख़त्म हो जाए या नेचुरल रिसोर्सेज भी, अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी ना ख़त्म हो जाए, इसीलिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जाता है जंगलों का या अदर नेचुरल रिसोर्सेज का। एक बड़े पैमाने पर उनका संरक्षण किया जाता है। क्यों? किसके लिए? तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि जिससे वो आकर के भविष्य में जो आने वाली जनरेशन है वो उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो और वो जनरेशन भी उसका यूज़ कर सके। अंडरस्टैंड? यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। सो अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है वाटर एज अ रिसोर्स। सो वाटर एज अ रिसोर्स की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आपको दिया गया है, व्हाट इज बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि जल जो है वो पूरे संसार में जितने भी प्रकार के जीवित प्राणी हैं या जो भी प्राणी हैं उन सभी की एक आवश्यकता है। पेड़ से लेके पौधे तक, इंसान से लेके जानवर तक, सभी कीट पतंगों से लेकर के उड़ने वाले पक्षियों तक, सभी के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर छोटी सी बात नेक्स्ट पॉइंट में कही गई है, रीजंस ऑफ वाटर scarcity are closely correlated to the reasons of acute poverty. And the next point is failure of sustained water availability has resulted in loss of vegetation cover, diversion for high water demanding crops, and pollution from industries and the urban wastes and less rain.
ओके। तो इसमें ये बहुत सी छोटी सी बातें, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश वगैरह नहीं लिखी है, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ छोटी सी बात करते हैं कि खेती के लिए क्या है। तो खेती के लिए हम लोगों ने एक इससे पहले वाले चैप्टर्स में बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली हैं कि डैम बनाए जाते हैं या पूल्स में वाटर कंजर्वेशन होता है, या बड़े बड़े टैंक हाउस बनाए जाते हैं, है ना। उनमें उनके थ्रू जो है हम लोग इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं। उस जैसे खेत है, खेत के पास तालाब बना दिया और उस तालाब से आसपास के चारों ओर के जो खेत वाले हैं वो उस पानी को यूज़ कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर डैम्स की बात एक छोटे से तौर पर और एक बार फिर से कर लेते हैं। हो सकता है आप शायद भूल गए हों। एडवांटेजेस ऑफ डैम्स की अगर बात करें तो इंश्योर द एडिक्वेट वाटर फॉर इरिगेशन, यानी कि खेती की दृष्टि से जो है जल की उपलब्धता को इंश्योर करना, है ना, ऐसा कुछ। और उसके बाद कहा जा रहा है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, उस नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर इन रीजन्स या डिफरेंट रीजन्स, बहुत अलग अलग इलाकों में जल की उपलब्धता को बनाए रखना लगातार, है ना। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान में पहला पॉइंट क्या है वो देखते हैं। नो इक्वेटेबिलिटी distribution of water, and a large number of people displaced without compensation, and involves huge amount of public money without giving proper benefits, and cause deforestation and loss of बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जाहिर सी बात है, क्यों कैसे क्या होती है, ये सारी बातें आपको प्रीवियस वीडियो में जब डैम्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था उस समय आपको बताई गई है, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लिंक्स आपको ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। चलिए इसके साथ बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग की। अब ये जो है अपने आप में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी भी बात करेंगे आपसे। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं यहाँ पर। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, सो एम क्या है पहला इसका, पहले इसकी बात करते हैं। तो द एम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इज टू डेवलप प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड वाटर and to produce secondary sources of plants and animals for use in a manner which will not cause ecological imbalance। मतलब ये है कि जल का संरक्षण करना या जल के संरक्षण करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो मात्र इतना है कि पेड़ पौधों या जमीन वगैरह को अन्य बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, अदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उनके लिए अवेलेबल बनाना, ठीक है। कि मान लिया किसी साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, बारिश नहीं हुई तो पानी की कमी हो जाती है। तो उस पानी की कमी से पेड़ ना सूखें, उस पानी की कमी से जानवरों या पक्षियों को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, है ना। इसीलिए हम लोग परिंदों में जो है सारी चीज़ें अवेलेबल करते हैं, ठीक है। इसके आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। तो अब इसी के साथ बात करते हैं वेरियस एंशियंट मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कौन से जगहों पर कौन कौन से वाटर हार्वेस्टिंग फेमस हुआ करते थे पहले के ज़माने में। सॉरी। तो इसमें पहला है हमारा खादिम टैंक एंड नादिस। ये राजस्थान के जगहों पर फेमस था, है ना। और इसी के साथ हम लोग बात करते हैं भंडारा ताल्स। ये कहाँ से थे, भंडारा और ताल हुआ करते थे, भंडार हुआ करते थे ताल के साथ में, ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। और बंदिस कहाँ हुआ करता था, तो बंदिस मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ मिले जुले झांसी साइड के इलाकों में मिला करता था। इसके साक्ष्य आज भी कुछ पाए जाते हैं। फाइज
वगैरह है ना, और फिर कुछ पॉन्ड्स कोल्स, और ये हमारे पास जो है एरेज, ये सारी चीज़ें तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की है रिस्पेक्टिवली, एक के बाद एक। और अगर हम देखें कि बावली, तो बावली कहाँ है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो बावली जो है ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से सटे इलाकों की तरफ पाई जाती थी, और ये पुराना, सबसे पुराना जो है वाटर हार्वेस्टिंग का जो एक तरीका है, ये वो तरीका है, मतलब एक संसाधन था या एक तरीका था या एक विशेष संरचना बना करके जल को संरक्षित करने का एक तरीका हुआ करता था। अब इसी के साथ हम लोग बात करते हैं आगे, जो पॉइंट इसमें दिया गया है उस पॉइंट की। उस पॉइंट में आपसे कहा गया these techniques are local specific to ensure the mismanagement and over exploitation of these resources, and the next advantages of a few things which are given here. And the first one is water does not evaporate, उसमें water evaporate नहीं होता था खाद्यान्स में। उसके बाद आपसे कहा गया recharge wells and moisture for vegetation, जो ये चूँकि कच्ची ज़मीन का बना होता था, गड्ढे की तरह होता था, उसमें पानी को इकट्ठा कर दिया जाता था इसमें। तो उसमें होता क्या था कि ये चूँकि गहरे होते थे, तो कुओं को जो है पानी यहाँ से धीरे धीरे ट्रांसफ़र हुआ करता था अंदर से जो है ना। और उसके बाद जो खेत हुआ करते थे, खेतों में नमी मौजूद रहती थी प्रॉपर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज़, ये तो है मच्छर वगैरह के लिए जो है ये ज़मीन पर पानी रुकने नहीं देते थे इसमें। और एक छोटी सी बात और, ग्राउंड वाटर इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड वाटर मनुष्यों और जंतुओं के जो वेस्ट होते हैं, जैसे मान लिया किसी ने कुछ खाया और फेंक दिया, आजकल यही होता है तालाबों में, जो ओपन सोर्सेज हैं वाटर के, उसमें खाया और फेंक दिया होता है, या कोई भी जानवर जा कर के नहा लेता है, इस तरीके से उसके पानी को गंदा कर देता है। तो ये फ़िलहाल वहाँ पर उस वक्त उस समय खाने में नहीं हुआ करता था, खाद्यान्न सिस्टम में नहीं होता था। इसी के साथ हम बात करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम की। और कोल एंड पेट्रोलियम में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, जनरली कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, ये आप जानते ही हैं कि ये जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। फॉर्म फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ बायोमास मिलियंस ऑफ द ईयर, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, and they will get exhausted in the future no matter how carefully we use them. Petroleum will last us for about 40 years, and coal resources will last for another 200 years, है ना। ये सारी बातें आप समझ रहे हैं कि 40 साल तक हमारे पास पेट्रोलियम बचा हुआ है। अगर हम लोग इसी स्पीड से खर्च करते रहे तो पेट्रोलियम 40 साल तक, और जो कोल वगैरह है वो कोल बहुत ज़्यादा हमें लगभग लगेगा, तो 200 सालों तक के लिए हमारे पास कोयला मौजूद रहेगा। इसी रीज़न से, इसी वजह से कहा जाता है कि हमें आज इसको थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट के साथ यूज़ करना चाहिए। और इसमें एक छोटी सी बात और आजकल आप देख ही सकते हैं, वो ये है कि जो आजकल भी ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, उस पर ज़ोर इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये हमारे पास से बहुत ही ज़्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं हैं। ये का मतलब कोल एंड पेट्रोलियम, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं हैं। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दीज कंटेन्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, एंड ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर कंटेन करते हैं, ये बात तो आपको पता ही है बेसिकली। खैर, अब यहाँ एक छोटी सी बात आती है, वाई टू यूज़ फॉसिल फ्यूल्स जुडिशियली, हमें न्यायिक तौर पर क्यों यूज़ करना चाहिए, मतलब एक सफल माध्यम के तौर पर इसको प्रयोग करना चाहिए। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर हम ऐसा करते हैं, देन बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट वन, बाय यूजिंग CFL ट्यूब्स, बाय यूजिंग stairs instead of lift, by saving electricity as much as possible, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स को इग्नोर करके जो है ये क्या बोलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के व्हीकल्स को यूज़ करें, क्योंकि अगर हम यूज़ करेंगे तब भी वो चलेंगे और अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तब भी वो चलेंगे। और इसी वजह से पहली चीज़ तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा अगर हम प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करेंगे,
और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने हिस्से का जो पेट्रोलियम है वो बचा लेते हैं, और पेट्रोलियम बचता है, साथ ही साथ पॉल्यूशन भी कम होता है। सेफल वगैरह का यूज़ करते हैं, ट्यूब वगैरह, सेफल या ट्यूबलाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं। लिफ्ट की जगह हम लोग उसको प्रयोग करें, क्या बोलते हैं, सीढ़ियों का प्रयोग करें। इस तरीके की कुछ चीज़ों का उपयोग करके हम फोसिल फ्यूल्स को बचा सकते हैं, कोल वगैरह को बचा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कोयले से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, या पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो इन सारी चीज़ों से हम कहीं ना कहीं जो बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी है उस पर थोड़ा सा रोक कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा लिमिट कम कर सकते हैं, और अपने हिस्से का जो अमाउंट है इन सारी चीज़ों का वो बचा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है देन ये हमारे ही लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वी विल मीट फॉर फर्दर थिंग्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो इस चैप्टर का तो ख़त्म हो गया, इसी के साथ हम लोगों ने क्लास 10th बेस्ड के सारे चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं। बट यहाँ एक छोटी सी बात आपको मैं बता दूं कि डिस्कशन राउंड हमेशा चलते रहेंगे। हर सैटरडे, एवरी सैटरडे वी विल मीट एट 9:30। बट अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर वो डिस्कशन राउंड अवेलेबल नहीं होगा। ये डिस्कशन राउंड केवल एप्लीकेशन वालों के लिए ही है, और जिन्होंने पेड कोर्स किए हैं या उसमें एडमिशन लिया है तो ये डिस्कशन राउंड उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, उसमें हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, और विद इन 15 to 16 डेज़ हर एक चैप्टर को रिवाइज करके ख़त्म कर दिया जाएगा। मोस्टली 30 डेज़ का ये जो है रिवीजन प्रोग्राम होगा, और 30 डेज़ में आपके सारे चैप्टर्स क्लोज हो जाएंगे। BO, TGT या TET वगैरह में जो भी इस लेवल पर आते हैं एग्ज़ाम्स, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने नहीं लिया एडमिशन देन यू मे टेक द एडमिशन विद दिस कोर्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ शेयर इट to your friends. Thank you so much for watching once again.